वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह सीरीज़ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका लक्ष्य 2023, 24, 25 तक है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के में अपेयर होने के लिए, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि यहाँ पर पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन सभी चीज़ों पर कवर किया जाता है ताकि एक रणनीतिक तैयारी की जा सके, एक बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। साथ ही साथ गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप लोग कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जो पीटी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर होता है, उनके लिए भी यह न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि डायरेक्ट करंट अफेयर्स और जो उसके मेन पार्ट सब पार्ट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, उससे जहां से प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। अब मुझे बेहद खुशी हो रही है, कल एक असम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कॉल करके यूपीएससी तैयारी के संबंध में रणनीति के बारे में बातें साझा की हैं। तो युक्ति आईएएस आपको हरियाणा, पंजाब से लेकर इधर असम तक अपना प्रभाव दिन पर दिन कर रहा है, जिस पर अधिक से अधिक एस्पिरेंट हमसे जुड़ रहे हैं। और जो साउथ में है वो भी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कुछ स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे। तो युक्ति आईएएस बहुत बेहतर तरीके से अपने न्यूज़ एनालिसिस को आप लोग के सामने ला रहा है, तो इससे बहुत मुझे खुशी हुई है। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे भी। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सभी चीज़ें आपको टाइम टू अपडेट जो भी युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर होता है वो प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी दबाएं। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो और भी लोग हमसे जुड़ेंगे और नए नए एस्पेक्ट हमें पता चलेगा। आप लोगों की समस्या क्या है उससे हमें रूबरू होने का एक अवसर प्राप्त होगा, और किस तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टॉपिक को कवर करना है, उसमें नए नए आयाम हमें समझने और देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल है सभी को शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट अपना देना ना भूलें, वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, किसी भी तरीके से। और एक नया प्रयास आप लोग के लिए आज से कर दिया गया है। ये जो अंडरलाइन आप लोग पेपर देख रहे हैं ना, जो ग्रुप में दिया जाता था टेलीग्राम ग्रुप में, वो केवल अब टिक जो केवल न्यूज़ का इम्पोर्टेंट न्यूज़ को टिक करके दिया जाता है, अब दिया जाएगा वहाँ। और इसका अंडरलाइन पेपर आपको ऐप पर ही अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अक्टूबर माह का आप लोग की नोट्स पढ़ते हैं ना, अक्टूबर माह का की नोट्स आप लोग को जिस सेक्शन में, उसी सेक्शन में अक्टूबर में दैनिक जागरण न्यूज पेपर पीडीएफ के नाम से बना दिया गया है। आपको वहाँ पर पीडीएफ अंडरलाइन किया हुआ प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी लोग स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं, अंडरलाइन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो अंडरलाइन पेपर प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह उपलब्ध होता है, तो आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमें जुड़ सकते हैं, कोई भी समस्या है वहाँ पर। क्विज़ आज से स्टार्ट हो जाएगा। क्विज़ जो इवनिंग में होमवर्क क्विज़ चलाया जाता था, जो आप लोग को लास्ट होमवर्क दिया गया उसी से प्रश्न आज किए जाएंगे, तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा इवनिंग में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब आज के टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, आतंकियों, ड्रग्स तस्करों और गैंगस्टरों के गठजोड़ के खिलाफ एनआईए का लगातार छापा आप लोगों को लगातार देखने को मिला। वो बिहार में हो, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, बहुत जगह एनआई का इस बार छापा देखने को मिला है। तो मैंने पहले भी गेस किया कि एनआई इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो राष्ट्रीय एनआईए जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ये मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अभी बीपीएससी होने वाला है, उसके बाद भी बहुत से मेंस होंगे, उसके रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीवीआई श्रेणी में यह है। और ध्यान रखिएगा, जो इसका न्यूज़ आपको, जो ये न्यूज़ है आपके यूपीएससी पेपर, जो जीएस का पेपर होता है, पेपर 3 में यह काम करेगा। यह न्यूज़ एनालिसिस, यह न्यूज़ जो है आज का एजेंसियाँ और उसकी गतिविधियों से संबंधित जो टॉपिक दिया रहता है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में, उस टॉपिक से रिलेटेड यह न्यूज़ है। और आप जो ये स्टेट पीसीएस वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, अपने जीएस टॉपिक से आप लोग कवर कर लेंगे। आपका जीएस पेपर 1 में है, 2 में, 3 में या 4 में, क्योंकि बहुत जगह पेपर 2 तक ही जीएस पेपर होता है, किसी में जैसे यूपी पीसीएस में जीएस 4 पेपर तक होते हैं। तो आप लोग उसे टैली कर लीजिएगा, इस न्यूज़ को, इस टॉपिक को। एजेंसियां और गतिविधियां, जितनी भी सरकारी एजेंसियां, उसकी गतिविधि क्या क्या है, उस प्रकार से आपको कवर करना। इससे रिलेटेड आपको देखिए 13 सितंबर को न्यूज जो एनआई के संदर्भ में है, एनआईए के संदर्भ में है, वो कवर कर दिया गया है। तो 13 सितंबर का वीडियो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि समय बचे और हम लोग अगले न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम लोग कवर कर सके। देखिए यहाँ कुछ बातें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें सिस्टम में गलत है ना, उसका विरोध करना सीखिए। यह ज़रूरी नहीं है कि जो आज़ादी के बाद की स्थितियाँ दी गई है लोगों के मन मस्तिष्क में, वही स्थिति वर्तमान 2022 में रहे, वही स्थिति आने वाले 2050 में या 2100 जब वर्ष आए, 21वां वर्ष चले, उस समय यह प्रवृत्ति चलनी चाहिए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति है ना, बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। तुष्टीकरण की राजधानी, वो तुष्टीकरण किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण की राजनीति हो, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। यह केवल मुस्लिम पक्षों के हक की बात नहीं है। क्यों मुस्लिमों को एक चारा बनाकर राजनीतिक गलियारे उन्हें राजनीतिक चारे के रूप में उपयोग करें? क्यों उनके साथ तुष्टीकरण का जो कॉन्सेप्ट उसका उपयोग करें? मेरा सवाल यह है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, हाल ही में कुछ ऐसे मामले एनआई के छापे में देखने को आए थे, जहाँ पर मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम जो इस प्रकार के संलिप्त ठिकाने थे मुस्लिम वर्ग से संबंधित लोगों पर, वहाँ पर किया गया था। तो पूरे देश में इसके संबंध में कुछ बातें की गई थी, उस पर बहुत सा विवाद हुआ था, बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आई थी कि मुस्लिमों को टारगेट करके ये वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है। तो इस पर कल मैंने भी देखा बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि इस प्रकार की चीज़ें की गई। पर देखिए, एनआई ने क्या किया है, इसे आप समझिएगा। एनआई ने इन्हीं मामलों में, आतंकी गतिविधियों के मामले में, तस्करों के मामले, आपराधिक गिरोहों के मामले में कार्रवाई करते हुए उसके सरगना और सहयोगियों के संदर्भ में, एक सेकेंड में इसका थोड़ा सा कवर चेंज कर दूँगी क्योंकि सेम हो जा रहा है ना। तो चलिए, 5 राज्यों के 52 स्थानों पर छापे मारा, जिसमें देखिएगा मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा उस चीज़ को कि आतंकियों, तस्करी, आपराधिक गिरोहों से जुड़े शराब माफियों यहाँ पर छापे मारे गए। हरियाणा में सोनीपत के बसोड़ी गांव में राजेश उर्फ राजू मोटा भाई कोई नाम होगा उनका, झज्जर में कुख्यात अपराधी नरेश सेठी, नारनौल में सुरेंद्र उर्फ चिकू, राजस्थान में नवीन उर्फ बाली, बाहरी दिल्ली तेजपुर में अमित उर्फ दबंग, गुरुग्राम में अमित डागर, उत्तर पूर्वी में संदीप उर्फ। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हिंदू वर्गों के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। जो किस मामले में गिरफ्तार किया गया? आतंकवादी, तस्कर और अपराधी गिरोहों के संदर्भ में ही गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही मामले में एनआई ने मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। तो देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया था। मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूं, जब इन मामलों में ही हिंदू वर्ग के लोगों को पकड़ा गया तो कोई भी राजनीतिक तुष्टीकरण का चीज़ें यहाँ उभर कर सामने नहीं आई। कोई भी वर्ग यह नहीं बोला कि इस पर
किसी प्रकार का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या सरकारी एजेंसी सरकार के निर्देश पर काम कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार के हितों की पूर्ति कर रही है, ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं किया। और यही कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं देश में विषम परिस्थिति को लाता है। तो एस्पिरेंट आप हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, तो चीज़ों को आंकना सीखिए, चीज़ों को आंकना सीखिए कि किसी एजेंसी के खिलाफ कोई राजनीतिक समूह, संगठन, दबाव समूह कैसे कार्य करती है। और आपसे प्रश्न जब पूछ दे, क्या आपको लगता है सरकारी एजेंसियां सरकार के दबाव में या सरकार के दिशा निर्देश में राजनीतिक पूरक का काम करती है, राजनीतिक स्वार्थ की पूरक का कार्य करती है, तो आपके पास ऐसे केस स्टडी के तौर पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एनआई हर एक मामले में जांच करती है, जैसे उसे जिस रूप से मामले सामने आते हैं, तो दोनों पक्ष के संदर्भ में। तो यहाँ प्रश्न आपसे एनआई के संदर्भ में ये भी पूछा, क्या मुस्लिमों को टारगेटेड करके, मुस्लिम वर्गों को टारगेटेड करके इस संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है? तो एकदम इसके संदर्भ में ये उदाहरण आप लोग दीजिएगा ताकि बैलेंस आंसर हो सके, ठीक ना। तो ये मामला आप लोग देखिएगा। बाकी एनआईए के संदर्भ में आपको अगर देखना है तो 13 सितंबर का वीडियो देख लीजिएगा। सभी एनआई के संदर्भ में चर्चा की गई है कि एनआईए क्या होता है, एनआई के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य के अधिकार क्या हैं, केंद्र सरकार किस रूप से इसे उपयोग करती है या केंद्र सरकार के वनस्पत किन निर्देशों का पालन करती है, वर्तमान में इसकी क्या समस्या, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए एक न्यूज़ और है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में यह टॉपिक कार्य करेगा। आपका ये जो न्यूज एनालिसिस लेकर आया है आज का न्यूज़पेपर में, उसमें आपको जीएस पेपर 2 और 3 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संगठित अपराध आतंकवाद से संबंधित जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस 2 और 3 में, उसमें यह न्यूज़ आप लोगों को कवर करेगा। तो स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने जीएस पेपर से इस टॉपिक को टैली कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस टॉपिक आपका जीएस पेपर में है, संगठित अपराध कहाँ पर है और आतंकवाद किस टॉपिक में आपको जीएस पेपर के किस टॉपिक को कवर कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 अक्टूबर को इससे संबंधित और 11 सितंबर को शायद इससे संबंधित न्यूज़ को, इंटरपोल से संबंधित न्यूज़ को कवर किया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा उस न्यूज़ को। आगे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंटरपोल क्या है, इंटरपोल से संबंधित नोटिस क्या होता है, इंटरपोल किस प्रकार के नोटिस को किस संदर्भ में जारी करता है, सभी पर चर्चा पहले कर दिया गया है। तो आप लोग 3 अक्टूबर और 11 सितंबर का न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर देख लीजिएगा इंटरपोल के संदर्भ में। जो कल जो हुआ है ना, उसके 9वीं महासभा की बैठक जो इंटरपोल की हुई है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस संदर्भ में क्या क्या बातें की हैं, क्योंकि उसे ऐड कर लीजिएगा आप लोग जाकर उस न्यूज़ एनालिसिस के की पॉइंट पे। चलिए देखिए, आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों, तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बल देते हुए साफ कहा गया कि दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर इन लोगों को पनाह दी जाए। तो सबसे पहले तो आपको जीरो टॉलरेंस क्या होता है इसे समझने की ज़रूरत है। जीरो टॉलरेंस वो कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी आचरण, भ्रष्ट आचरण के संदर्भ में न्यूनतम व्यवहार को लागू करना, अर्थात न्यूनतम उसके प्रभाव। जैसे आतंकवादी की कोई घटना हो तो उसमें न्यूनतम हम कोशिश करेंगे जीरो शून्य की स्थिति में लाने, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो। भ्रष्टाचारियों के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया जाए। इंटरपोल की 90 जो महासभा उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मौजूदा समय में इतने खतरे की तीव्रता को लेकर विश्व समुदाय से आग्रह किया है कि और वैश्विक खतरे का स्थानीय समाधान नहीं हो सकता है, ग्लोबली सभी लोग जुड़े एक दूसरे से, और एक नारा भी इन्होंने दिया है, आगे मैं उस पर बात करूंगा। आतंकवाद, संगठित अपराध, अवैध शिकार और मानक पदार्थों के तस्करी दुनिया के सबसे बड़ा खतरा बताते हुए, तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इस बार एग्ज़ाम ओरिएंट ये टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि बार बार ये आतंकवाद, संगठित अपराध, अवैध शिकार, मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिला होगा। इस पर बहुत बार आप लोग न्यूज़ एनालिसिस कर भी चुके हैं। तो इससे संबंधित जितने भी अपडेट होंगे तो आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट इसे कवर कीजिएगा। इससे पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। साथ में
इंटरपोल से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि इनसे निपटने के लिए जो भी समस्याएं हैं, इनसे निपटने इंटरपोल को नई तकनीक के साथ नई रणनीति बनानी चाहिए, अर्थात नए कॉन्सेप्ट को लेकर इसे इन समस्याओं के समाधान की बात की है। साथ ही साथ देखिए, अपराध इस तरह के अपराध किसी देश या व्यक्ति के खिलाफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे पूरी मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक सही भी बातें हैं कि देखिए, आतंकी घटना किसी व्यक्ति विशेष या देश के विरुद्ध नहीं हो सकता है। वर्तमान संदर्भ में समझे तो मानवता को जिंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है, मानव अधिकारों को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी देश विदेश, किसी देश क्षेत्र के द्वारा किसी इस प्रकार की गतिविधि की जाती है या किसी भी कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जाती है, तो उसे ज़रूर प्राथमिक स्तर पर ही समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और 195 देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के बदले स्वरूप के प्रति सचेत किया। जो स्वरूप बदल चुका है आतंकवाद का, स्लीपर सेल के लोग में काम कर रही है या मानव बम के रूप में काम कर रही है, या बहुत से ऐसी गतिविधि मादक तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवादी संदर्भ में ब्रेन हाईजैकिंग किया जा रहा है, इंटरनेट हाईजैकिंग किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आतंकवाद के संदर्भ में शिक्षाएं दी जा रही ताकि लोग अपने क्षेत्र में जाके इस प्रकार की गतिविधि कर सके। तो देखिए, प्रवृत्ति चेंज हो चुकी है, लोग इंटरनेट से चीज़ें अब मॉडरेट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ देखिए, एक यहाँ पर बातें की गई इनके द्वारा, जब खतरा ग्लोबल है तो इसका समाधान लोकल कैसे हो सकता है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें। मेंस के या इंटरव्यू में इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जा सकता है कि किसी भी संदर्भ में, कि जब खतरा अगर ग्लोबल है तो उसका समाधान लोकल कैसे हो सकता है, इसकी युक्त विवेचना करिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 3 अक्टूबर 11 सितंबर का न्यूज़ है उसे अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड बातें हम लोग समझ सके, कर सके। देखिए, यह न्यूज़ आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में सरकारी नीतियाँ, कृषि मूल्य निर्धारण तंत्र क्या है, उससे संबंधित टॉपिक जो यूपीएससी में है, यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 में, वो आपको कवर करेगा। ये स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी अपने जीएस पेपर से आप लोग इस टॉपिक को टैली करा लेंगे। चलिए, कल इससे रिलेटेड आप लोगों को स्लाइड एक शेयर किया गया था रात में, जिसमें जो एमएसपी जारी किया गया उसके रेट को दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसे आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे। उसको याद में रख के इस टॉपिक को देखिएगा, कवर कीजिएगा। इसके हम लोग मेन पार्ट, सब पार्ट सभी पर चर्चा करेंगे, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो रबी सीजन की मुख्य फसल जो गेहूं है कि एमएसपी पर आपको 110 रुपये प्रति क्विंटल, प्रमुख तिलहन फसल जो सरसों, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रति क्विंटल यहाँ वृद्धि की गई है। गेहूं पर 100 रुपया, 110 रुपया, और सरसों पर कम से कम 400 रुपया की वृद्धि की गई है। और सर्वाधिक वृद्धि आपको किस में की गई है? सर्वाधिक वृद्धि आपको 500 रुपया की गई है। देखिए, मसूर दाल पर की गई है। मसूर जो है ना, मसूर दाल हम लोग जो गुलाबी कलर का होता है, वो आपको उस पर किया गया है 500 रुपये प्रति क्विंटल। तो 3 प्रश्न आपको तो यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि किन में सर्वाधिक, गेहूं सबसे प्रमुख फसल है रबी में, तो रबी में कितना हुआ? 110 रुपये प्रति क्विंटल। सर्वोत्तम किस में हुआ है वृद्धि? तो मसूर दाल में हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि चीज़ें इस प्रकार से प्रश्न पीटी ओरिएंट किया जा सकता है। तो कवर करने के लिए बहुत से प्रश्न, देखिए प्रश्नों की सीमा अनंत है। उसे किस रूप से आप पढ़ते हैं न्यूज़ को और कैसे उसे अपने अध्ययन अध्यापन में आत्मसात करें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रश्न का जो क्रिएशन है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क का उत्पन्न, उसके मन मस्तिष्क में उभरा हुआ प्रश्न होता है, तो उसे उसी संदर्भ में सोचना चाहिए जिस संदर्भ में वो प्रश्न क्रिएट कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग समझिए गए हैं, गेहूं का समर्थन मूल्य जो है
2125 रुपया हो गया है। और कृषि लागत मूल्य आयोग के हिसाब से गेहूं के उत्पादन लागत 1065 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है और सरसों के समर्थन मूल्य में 5450 रुपये निर्धारित किया गया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो ये सब चीज़ें, और देखिए यहाँ पर जो मंत्री आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, जो पहले भी मैंने चर्चा किया, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री करता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वही अध्यक्षता करते हैं। और इस बैठक में कृषि मंत्रालय के एमएसपी में वृद्धि के प्रस्ताव के बिना किसी संशोधन के मुहर लगाई गई है। तो यह भी आपको ये सब चीज़ें देखने को समझने को चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न ये भी कर सकता है कि जो वर्तमान एमएसपी दरें जारी की गई उसमें किस प्रकार के संशोधन किए गए, कितने संशोधन किए गए हैं। तो यहाँ पर जब लिख दिया गया है तो इसका मतलब कुछ बातें होंगी, उससे पहले बहुत से संशोधन हुआ करते होंगे, पर इस बार संशोधन नहीं किया गया। जो चीज़ें एमएसपी कृषि मंत्रालय के एमएसपी समितियाँ होती है वो अगर जारी दिया है तो वो उसी रूप में लागू कर दिया गया। इससे रिलेटेड चलिए की पॉइंट जो है उसे हम लोग कवर करते हैं। पहले तो ये समझिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो यह वह दर होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। अर्थात मान लीजिए अभी कितना रुपया एमएसपी किया गया, एक सेकंड में देख लूँ, 2125 रुपया मान लीजिए। मैं अभी कवर करता हूँ समझाने के लिए। फसल खरीदेगी 2125 रुपया गेहूँ का समर्थन मूल्य रखा गया है, ठीक ना, न्यूनतम मूल्य। किसान इससे ऊपर कहीं भी अपनी फसल को बेचने के लिए खुली स्वतंत्रता उनको दी गई है, कहीं भी बेच सकते। इससे ऊपर इस दर पर या इससे ऊपर, इससे नीचे दर पर नहीं बेचेगी, क्योंकि इस दर पर सरकार ही उस किसान से खरीद रही है। तो ध्यान रखिएगा, एमएसपी जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक न्यूनतम मूल्य के रूप में भी सरकार जारी करती है लोगों को, कि इससे नीचे किसान मूल्य अपने अनाज को नहीं बेचती है। हालांकि देखिए स्थितियाँ होती है, इससे नीचे भी बेच दी जाती है किसानों के लिए, कि उसके पास ऐसे कुछ साधन नहीं होते, स्टोर की क्षमता नहीं होती, और जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, वो ख़राब ना हो जाए, तो औने पौने दाम पर भी बेची जाती है। पर सरकार का उद्देश्य यह होता है कि किसानों के पास एक मानक रेट दे दिया जाए, जिसके आधार पर वो स्वतंत्र रूप से उससे ऊंची दर पर चीज़ों को बेच सके। अगर वो किसान नहीं बेच पाता है तो सरकार इस दाम से नीचे पर कभी नहीं खरीदेगी उस अनाज को। ध्यान रखिएगा, ये जो एमएसपी होता है यही होता है कि ये खरीद देता है। अगर सरकार के पास अगर कोई किसान आता है बेचने, तो 2125 रुपया जो दर निर्धारित किया गया ना गेहूं का रबी फसल 2023-24 के लिए, तो ध्यान रखिएगा इससे नीचे सरकार कभी भी नहीं खरीदेगी। प्राइवेट पार्टी के पास औने पौने दाम में अगर किसी कारणवश बेची जाती है तो वो सुधार के कारक हो सकते हैं, सुधार के एक विषय हो सकते हैं क्यों बेची जाए उस दर से। पर सरकार किसी भी दबाव में, किसी भी प्रभाव में आकर इससे नीचे के दर से किसान से अनाज नहीं खरीदेगी। गेहूं का मैं बात कह रहा हूं। तो यही खरीदने का दर जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। और किसानों के उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एमएसपी जब जारी किया जाएगा तो उसके 1.5 गुना होगा। देखिए 1065 रुपये की चर्चा यहाँ की गई थी ना, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ 1065 रुपया की चर्चा की गई और दाम कितना रखा गया 2125, तो कितना गुना 1.5 गुना से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा कम से कम 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि उत्पादन लागत में बहुत सी चीज़ें शामिल होती। केवल खेत में बो देने से फसल के मूल्य का निर्धारण नहीं होता है, उसके बीच खाद कितना लगा, उसमें सिंचाई के कितने मूल्य शामिल है, साथ ही साथ उसके विपणन अर्थात बेचने में कितना उसे एसेट का खर्च करना पड़ रहा है। सभी चीज़ों पर उसके ध्यान में रखते हुए 1.5 गुना वृद्धि किया जाता है। इसलिए चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। इसके माध्यम से किसानों को एक समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए इसे न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के रूप में भी जानते हैं हम लोग। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किन किन फसलों को
शामिल किया जाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। प्रश्न आपको पीटी के प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये धारणा है एमएसपी की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर वर्ष 1965 में लागू की गई थी। इसे याद रखिएगा, किस समिति के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाने लगा, तो लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर 1965 के बाद। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 12 अधिशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिशें की जाती है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा। कृषि एवं लागत मूल्य जो आयोग है वो दो प्रकार के एमएसपी जारी करता है। एक 22 फसलों के मैंडेट क्रॉप्स जो होते हैं उसके लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए सबसे उपयोगी है क्रॉप्स, उसके बिना हम खदान जो उपयोग है उसके बिना नहीं कर सकते। ज़रूरतें जो होती है उसमें 22 अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दिया जाता है इन 22 फसलों पर, और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की सिफारिश की। गन्ने को अलग कैटेगरी के रूप में एमएसपी पर निर्धारित किया जाता है, तो जिसे एमएसपी नहीं करके एफआरपी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा आगे क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उचित लाभकारी मूल्य, कृषि लागत मूल्य देखिए जो है सीएससीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पीटी में पूछा जा चुका है। अधिशिष्ट जो फसल होता है, मैंडेट क्रॉप्स होता है, उसमें आपको 14 खरीफ के फसलें अर्थात बरसात की फसल जो फसलें होंगे, 16 रबी के फसलें होंगे और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल की जाती। इस प्रकार कुल 22 फसलें। तो ध्यान रखिएगा 22 फसलों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा लाही और नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण क्रमशः सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है, अर्थात कुल 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। आपको बहुत जगह मिलेगा 22 ही फसलों का निर्धारण किया जाता है, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है यह। 22 मैंडेट क्रॉप जो होते हैं, जो जैसे हम लोग कोर सेक्टर नाम सुने ना, कोर सेक्टर जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए 8 कोर सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही खाद्यान्न क्षेत्र में अर्थात लोगों के भोजन उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 22 मैंडेट क्रॉप्स की आवश्यकता होती है। उसी पर सबसे पहले 22 अधिशिष्ट मैंडेट क्रॉप्स की सूची में एमएसपी जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 चीज़ें याद रखिए, लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के, सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर इसे लाही और नारियल के संदर्भ में इसे 2 फसलों को और जोड़ा जाता है एमएसपी में, जिसमें कुल फसलों की संख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। लिस्ट मैं आप लोग को दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा 24 फसलों का, तो आप लोग उससे भी समझ जाइएगा कि ये कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब एमएसपी जो है न्यूनतम सिफारिश संबंधी कारक कैसे निर्धारित करते हैं, किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपया होना चाहिए या 3000 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए, कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। उसके विभिन्न आयाम पर विचार किया जाता है, फसल के विभिन्न आयाम पर कि फसल रोपने में कितना खर्च किया गया, उसके सिंचाई में कितना खर्च किया गया, जुताई में कितना खर्च किया गया है, और उसके बीच सोहनी वोहनी होता है, जैसे खरपतवार हटाने में मजदूरी जो लगती है उसमें कितना खर्च हुआ, विपणन में कितना खर्च हो रहा है अर्थात बाजार तक लाने में उसे कितना खर्च, सभी चीज़ों को जोड़कर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसके लिए एक रूल है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह फसल के लिए आपूर्ति या मांग की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों जैसे घरेलू वैश्विक बाजार की मांग क्या है, प्रवृत्ति कैसी है, डिमांड क्या है, उसके संदर्भ में भी आकलन किया जाता है। उपभोक्ताओं के लिए निर्भरताएँ क्या है, मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रास्फीति किस रूप से अभी देश में है, उसको भी आकलन उसी संदर्भ में किया जाता है।
उसके वनस्पत में एमएसपी की दरें निर्धारित होती हैं। पर्यावरण, मिट्टी और पानी के उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में बीच व्यापार की शर्तें कैसे जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। अर्थात समग्र अध्ययन किया जाता है एक एमएसपी को रेट जारी करने में। ध्यान रखिए, केवल सरकार ऐसा नहीं उठी, मंत्रिमंडल में गई, बैठकें हुई और एक कोई बोल दिया नहीं गेहूं पर 2500 होना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, या तो कोई बोल दिया 2800 होना चाहिए, कोई बोलता 1100 रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक समग्र प्रक्रिया है, संस्थाएं काम करती, विभाग काम करती है, इन सभी चीज़ों पर आकलन किया जाता है। उसके बाद एक औसत मूल्य के आधार पर इसे जारी कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए कमेटी, अगर जो आपको ये कमेटी जो है, एक सेकंड में आपको कृषि लागत और मूल्य आयोग, अगर मान लीजिए गेहूं का दाम 2100 रुपया कर दिए, ठीक है, या 2200 मान के चलिए, रेट को मैं बढ़ा के बताता हूं। सरकार को लगता है कि नहीं 1800 रुपया होना चाहिए। सरकार भी अपने एसेट को देखेगी। एसेट कहने का मतलब अपने वित्त का प्रबंधन कैसे होगा, या वित्त आवंटित जो किया जाएगा, खरीदी जाएगी, एफसीआई का स्टॉक देखा जाएगा, सभी आयाम को देखते हुए बोलेगी नहीं 1800 रुपया होना चाहिए। तो सरकार अंतिम निर्णय लेगी इस दर को निर्धारित करने में। अगर सरकार को लगे कि नहीं 2200 बोल रहा है, कमेटी 2200 बोल रही है, तो नहीं 2400 होना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल समूह को यह लगता है कि एफसीआई स्टॉक कम है, या तो एसबीआई के पास अतिरिक्त पूंजी है, या अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने वाली है रबी फसलों का, तो अधिक मूल्य देकर भी चीज़ें खरीद सकती है। अगर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मांग मान लीजिए प्रति क्विंटल 3000 हो जाएगा, ऐसा आकलन समूहों के द्वारा लगाया जाता है, मान लीजिए, तो 600 रुपये का बेनिफिट यहाँ होगा, तो भी आकलन बढ़ाकर मंत्रिमंडल चाहेगी। तो ज़रूरी नहीं कि जो एमएसपी सुझाव दे रही है, जो सीएससीपी सुझाव दे रही, उसी आधार को एमएसपी के तहत लागू कर दे, उसमें संशोधन कर सकती है मंत्रिमंडलीय जो समिति बैठेगी, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बैठती है, वो संशोधन कर सकती है, उसके पास ये अधिकार होता है, वही अंतिम निर्णय मूल्यों के संदर्भ में लेगी। तो चलिए यह आगे देखिए, यह फसल के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति सभी कारकों के संदर्भ में चीज़ें देखती है। और उत्पादन लागत का निर्धारण अब कैसे किया जाएगा। मान ली किसी फसल का उत्पादन लागत कैसे कितना है, यह कैसे निर्धारित किया, इसके लिए कुछ रूल है, टेक्निक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लागत मूल्य आयोग जो सीएससीपी है, सीएससीपी द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के 3 प्रकार के उत्पादन लागतों का अनुमान लगाती है। एक विधि है A2 विधि, इसके तहत किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया था A2 विधि के तहत, कॉन्सेप्ट के तहत। A2FL2 विधि, A2 और प्लस FL विधि से बोला जाता है। उसमें A2 के साथ जो भी A2 में शामिल है, उसके साथ साथ अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम एक अधरोपित मूल्य को भी शामिल किया था। अर्थात इतने जो खर्च किए गए उसके अतिरिक्त अवैतनिक पारिश्रमिक किस रूप से है, अर्थात घर के भी लोग शामिल हैं, या कुछ मजदूर वर्ग ऐसे हैं जो केवल पैसा न लेकर अनाज के रूप में भी काम कर रहे हैं, अवैतनिक परिश्रम कर रहे हैं, उनके भी मूल्य को अधिरोपित मूल्य को शामिल किया जाता है इस विधि के द्वारा A2FL के तहत। नेक्स्ट है C2 विधि, 3 विधि है, लास्ट विधि। यह अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2FL2 को भी शामिल करता है। तो आप लोग जैसे मुद्रा प्रकार पढ़ते होंगे ना, M0, M1, M2, M3, उसी प्रकार इसमें भी विधि अपनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, तो आपसे प्रश्न यूपीएससी या पीसीएस पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें किसान स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए ब्याज को भी शामिल किया है। अब मान लीजिए कोई किसान सब कुछ करा रहा है और उसे पैसे की कमी हो गई, फसल के दौरान फसल रोपा है, उसके बीच में उसे पैसे की कमी हो गई, सिंचाई के लिए हो सकता है या विपणन के लिए पैसे की कमी हो सकती है, तो वो कहीं किराया लेगा या अचल संपत्ति को रखेगा या तो किसी से कर्ज लेता है, तो उसके मूल्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है C2 विधि के तहत। तो देखिएगा, तो एक चीज़ जानिए, उसके रोपण से लेकर बाजार तक पहुंचाने में जितने भी मूल्य
खर्चा हुआ है किसान का उसके अनुपात को शामिल कर लिया जाता है, उसके मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। तो नोट यहाँ याद रखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। तो A2 को नहीं किया जाता, A2 और FL में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए FL और C2 दोनों लागतों को विचार करती है कि कितना खर्च हुआ, ब्याज पर कितना वो खर्च कर रहा है या इस प्रकार के अवैतनिक खर्च कितना है, सभी पर वो चर्चा करेगा। अब कृषि लागत मूल्य आयोग A2FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर चीज़ें। बेंचमार्क लागत वो लागत होता है जिस पर वस्तु के मूल्य को एक बेंचमार्क अर्थात उस मानक को तय कर दिया जाता है, उसी के संदर्भ में से दिया जाता है। यह देखने के लिए क्या उनके द्वारा अनुसूचित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करता हो, तो बेंचमार्क लागत के रूप में इसका उपयोग करती है। राज्य सरकार भी इस प्रकार से अनुदान दे सकती है, इस प्रकार सहयोग कर सकती है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा एमएसपी के स्तर CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का अंतिम निर्णय लेती है। तो मैं क्या बोला, मंत्रिमंडल समिति जो होगा, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, वही एमएसपी के स्तर अर्थात वो कितना रखना है, उसमें क्या संशोधन करना है, और CACP द्वारा जो रेट दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उस पर अंतिम निर्णय आपको मंत्रिमंडल समिति के द्वारा ही लिया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ क्या होते हैं, क्यों इतना ज़रूरी है किसानों के लिए? तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों कृषि की नई तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ कृषि की नई तकनीक अधिक उत्पादन से जुड़ी होती है, इसलिए यह भी जरूरी है। एमएसपी एक सामाजिक न्याय के कदम के रूप में देखा जाता है। इसके माध्यम से निर्धन किसानों को सहायता प्राप्त होता है। जिनके पास 100 बीघा ज़मीन है उनको एमएसपी की क्या ज़रूरत है, पर गरीब किसान जो है जिनके पास 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन है उस पर फसल उत्पादन करते वो बेचते हैं, या इस प्रकार समझिए कि जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है वो मध्यम श्रेणी के किसान ही कहलाते हैं। तो उनको अपने फसलों के उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बड़े जो खिलाड़ी हैं उनमें इनके अधिकारों का हनन ना हो जाए, उन्हें बेचने का अवसर प्राप्त ना हो, इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए, एमएसपी में भारत की विशाल जनसंख्या खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि एमएसपी माध्यम से भारत में खाद्यान्न उत्पादन आत्मपूर्णता जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसे स्थिति प्राप्त किया हुआ है। अर्थात FCI को इसी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त होता है। और FCI स्टॉक आप लोग नाम सुने होंगे, तो एक न्यूनतम स्टॉक बनाए रखता है जिससे हम लोग खाद्यान्न, जैसे हम लोग मिड डे मील चलता है या अभी गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है, तो वो कहाँ से उसका खाद्यान्न पूर्ति हो रहा है, वो FCI के स्टॉक जो रखे हुए हैं उसी के माध्यम से पूर्ति होता है। और यह स्टॉक कहाँ से आता है, यह एमएसपी जो दरें निर्धारित होता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, जब किसान FCI को अपना अन्न बेचती है उसी स्टॉक से यह जमा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह सर्किल है, सर्किल में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से बाहर नहीं है, सभी एक संतुलन के नियम पर काम करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान आयोग की भी हालांकि बहुत बार चर्चा रहा है, तो उसकी भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। भारत में एमएसपी की सरकारी नीति में बदलाव लाने हेतु कई समिति आयोगों का गठन किया है। इसी संदर्भ में सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। और राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार एमएसपी का निर्धारण C2 की तुलना में 50% ऊपर होना चाहिए। जो C2 जो अभी मैं आपको अंतिम मूल्य जो बताया, वो जो उसके आधार से 50% ऊपर होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए सिफारिश के संदर्भ में, जो कि वर्तमान में कई किसान संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जो किसान आंदोलन हुआ था ना, इसी मांग को भी उनके द्वारा उठाया गया था कि 50% अधिक होना चाहिए। अर्थात अगर
2000 जो आयोग है सिफारिश करती है एमएसपी के रेट में, तो इसका 50% अर्थात 1500 अतिरिक्त अर्थात इसका 3500 रुपया एमएसपी दर निर्धारित करने की सिफारिश की जानी चाहिए, अर्थात उस मूल्य का 50% होना चाहिए। नोट ये याद रखिएगा, वर्तमान में 2013 में एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा रमेश चंद्र समिति का गठन किया है। और देखिए अभी हाल ही में बहुत सी समितियों का गठन हुआ, जिसमें अभी मैंने चर्चा भी आप लोग किया था कि किसान आंदोलन के बाद आपको यह एक समिति कृषक समिति बनाई गई है और उस पर अभी कार्य और गतिविधि चल रहा, बैठकें चल रही हैं। तो उसके बाद जो निर्णय आएगा ना उस पर हम लोग विशेष चर्चा कर लेंगे। अब देखिए कृषि कानून वर्ष 2020 में 3 कृषि कानून आया था जो बहुत ही चर्चा में रहा था, किसान आंदोलन पूरे देश में हुए थे। तो वो क्या है उसको आप लोग एक बार नज़र देख लीजिएगा कि किसान, और देखिए यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है 67 के बीपीएससी जो हुआ था, री एग्ज़ाम नहीं, 67 का ओरिजिनल जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, वहाँ पूछा है। यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है। तो चीज़ें देखिए कहाँ से कवर होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020, इसका उद्देश्य क्या था? उपज विपणन समिति जो थी उसकी मंडियों के बाहर कृषि उपज व्यापार करने की अनुमति देना था। मंडियां, विपणन मंडियां होती हैं, तो वहीं जाकर किसान अपने जो भी खाद्यान्न है, फसल है, उसे बेच सकती है पहले। पर इस विधि के तहत, इस अधिनियम के तहत यह नियम बनाया गया वो कहीं भी उस मंडी के अतिरिक्त कहीं भी खुले बाज़ार में वो बेच सकती है और उसका समर्थन मूल्य इसी रूप से होगा। तो इसका भी विरोध किया गया था। और मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, इसे अनुबंध खेती के लिए फ्रेमवर्क के रूप में प्रदान करना था, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां अनुबंध करेगी किसानों से एक नियमित समय के लिए उसके उत्पादन का। जैसे बहुत सी पेप्सो कंपनी है या तो चिप्स की कंपनियां हैं, आपको बहुत से बड़े भूभाग को वो खरीद लेती है और वो अपने अनुसार फसलों का उत्पादन करवाती है, उसके उन्नत तकनीक को देती है, उसके बाद उसके प्रोडक्ट को खरीद लेती है। उसके बीच एक समझौता या करार होता है, उसके करार के अंतर्गत जो नियमें हो, जो भी बातें की गई, जैसे फसल का मूल्य कितना होगा, फसल का उत्पादन किस श्रेणी का करना है, सभी की चर्चा तो उसके अनुसार। पर यहाँ पर इस समझौता का जो अधिनियम बनाया गया था अनुबंध कृषि का, तो उसको भी विरोध किया गया था। कुछ उसमें खामियां किसानों को लग रहा था, पर क्या खामियां था कोई स्पष्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। मैं आपको बताया भी था, पहले भी मैंने ट्वीट करके पूछा भी था कि किसान नेता से कि आपको अगर लग रहा है खामियां हैं तो आप बताइए अगले 25 साल तक ऐसी कौन सी नीति होगी जिस पर किसानों के इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और किसानों का जो टारगेट है दुगना आय करना, आप 5 गुना आय करने का ही बताइए। और अच्छी बात है, किसानों को 5 गुना आय उसे प्राप्त होगा। तो उनका कोई जवाब नहीं आया। रीज़न उसके पीछे बहुत सा होता है। हमारे यहाँ देश में वाद प्रतिवाद तो ज़रूर होता है और संवाद के स्तर पर सभी लोग दूर भागते हैं। अभी संवाद की स्थिति कायम की जा रही है सरकार के द्वारा, समितियों के गठन बैठक की जा रही है, समिति कृषक समिति के द्वारा। तो वहाँ पर इन किसान नेताओं के द्वारा नाराज़ हो रहे हैं, उनके न शामिल होने के बहुत से विकल्प दिए जा रहे हैं कि मैं कुछ कारण से नहीं हो पा रहा हूँ, उनसे वापस हो रहे हैं। तो जब आप वाद व प्रतिवाद करते हैं तो संवाद भी करने की क्षमता रखिए, सरकार से 2-4 आंख लगा के समस्याओं का समाधान करने। कृषक समस्या है तो उसे दूर करने के सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। अगर किसी कृषक वर्ग या कृषक संगठन को या कृषक के जो हितैषी हैं उन्हें लगता है कि सरकार गलत करे, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखिए, किस रूप से आप चीज़ों को बदलने की शक्ति रखते हैं, एक मोटो दीजिए, एक विज़न दीजिए। हाँ, ये काम करने के बाद सरकार करती है तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। पर यहाँ बात वही होगी घुमा फिरा कर चीज़ें। ऐसा नहीं कि सरकार इन बिलों को लाई होगी तो ऐसे ही लाएगी, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी कमेटी के रिकमेंड से या बिना किसी प्रशासनिक सुविधाओं का उपयोग किए हुए लाई होगी। सभी आंकड़ों को देखा होगा, समझा गया होगा, तो जाकर लाया गया कि समसामयिक रूप से इन चीज़ों में संशोधन करने की ज़रूरत है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कृषक की स्थिति सुधार करनी है तो उसके दाम का जो है ना, जो फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, उसको उचित बाज़ार मिलना चाहिए। और
फसल उत्पादन के नवीनतम तकनीक उसे उपलब्ध कराना चाहिए। तो सरकार प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम तकनीक तो दे नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार के पास भी एसेट सीमा है। तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को लाना ही होगा मजबूरी। जैसे हम बड़े बड़े विकसित कंट्रियों में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमेरिका में बड़े बड़े फर्म होते हैं, समझिए वहाँ 40 एकड़ 50 एकड़ का एक फर्म होगा, 200 एकड़ का फर्म होगा, जहाँ पर 1 से 2 करोड़ की मशीनें उनके पास होती है फसल की कटाई, बुनाई, रोपाई और भी चीज़ें हार्वेस्टिंग करने के लिए 1 से 2 करोड़ की मशीनें होती है। अब आप सोच के देखिए कि भारत के किसानों के पास इतनी बड़ी, अगर पंजाब हरियाणा को से छोड़ दिया जाए, भारत के किन किसानों के पास इतनी बड़ी मशीनें होती, 1 से 2 करोड़ मूल्य की मशीनें होती। तो यहाँ पर समस्या भारतीय संदर्भ में समझने की ज़रूरत है कि भारतीय किसानों के पास छोटे जोतों की संख्या, अर्थात जो भूमि की संख्या है छोटे आकार की है, और वो भी असंतुलित है और विवादित है। तो इन सब चीज़ों को समाधान किस रूप से निकाला जाएगा, इस पर बहस होनी चाहिए। उसके उत्पादन में वृद्धि के नई नई तकनीक को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको लानी होगी। इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा, अभी हम लोग का नेशनल हाईवे का देख रहे हैं ना, और रेलवे में जो रेलवे का नवीकरणीय जो स्टेशनों का किया जा रहा है, उसका साफ मॉडल आप समझ सकते हैं। अगर पीपीपी मोड पर कार्य किया जाएगा तो तकनीक भी बेहतर होगी, गुणवत्ता भी बेहतर होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उत्पादन लागत बढ़ाने में। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम सरकार को किस रूप से सुझाव दे सकते हैं बेहतर कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम लोग सरकार को, कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी अन्य पार्टियों की गठजोड़ की सरकार हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें केवल क्रिटिसाइज ही करें, केवल उनके नकारात्मक पक्ष को ही लेकर आए। सरकार कभी भी, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, कोई भी सरकार बने वो 100% काम नहीं कर सकती है। उसके पास अपने क्राइटेरिया होती है, अपने शक्तियाँ होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पक्षों को हम लोग समझा सकते हैं, व्यक्ति विशेष या तो संगठन। हाँ, सरकार को इस क्षेत्र में करना चाहिए काम, सरकार को इस क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। तो सरकार को भी चाहिए ऐसे विभाग मंत्रालयों में एक ऐसे विंग का डेवलप करना चाहिए। जैसे माई गवर्नमेंट ऐप आप लोग यूज़ करते होंगे, बहुत से अभ्यर्थी करते होंगे, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा माई गवर्नमेंट ऐप होता क्या है। यहाँ पर सुझाव आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं लगातार सुझाव देता हूँ हर मुद्दे पर, आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। एक वशिष्ठ सम्राट जो हमारे कोर मेंबर हैं, उनका याद रखिएगा आप लोग। जब निर्भया कांड हुआ था ना, निर्भया से संबंधित जो घटनाक्रम हुए थे, उसमें जो महिला सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक था, उन पर जो वाद संवाद के दौर चल रहे थे, किस प्रकार के नियम कानून होना चाहिए, तो वशिष्ठ सम्राट के भी विचार उसमें शामिल किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं, जब हमारी टीम के लोगों के विचारों को शामिल किया जा सकता है, तो आप भी माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए। माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए। ये भारत सरकार की एक एजेंसी के एक डायरेक्ट अपनी बात को रखने का एक मंच प्रदान करता है। तो आप यहाँ से चीज़ों को समझा सकते, बता सकते हैं, और जब शामिल किया जाएगा तो उन चीज़ों को सरकार आपको नोटिफाई भी करती है कि आपके विचारों को शामिल किया गया है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, तो आप यूज़ कीजिएगा। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट और अपारदर्शी है। जो हमारे कानून मंत्री है, उन्होंने कहा है, 11 अक्टूबर का न्यूज आप लोग एनालिसिस देख लीजिएगा, उसमें कॉलेजियम प्रणाली क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जज बेंच क्या निर्णय लिया था, कॉलेजियम प्रणाली में क्या दोष है, कॉलेजियम प्रणाली में क्या सुधार की आवश्यकता, सभी पर चर्चा किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो रिजिजू ये कानून मंत्री है, उनके द्वारा क्या कहा गया ये समझिएगा। देखिए, न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया सुधार की आवश्यकता और बल देते हुए कहा कि कॉलेजियम प्रणाली बहुत अस्पष्ट और अपारदर्शी है, इसलिए इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए। और हाल ही में देखिए, आपको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, उस पर भी इन्होंने चर्चा की। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जरूर लाना चाहिए कॉलेजियम प्रणाली में, ताकि चीज़ें सुधारी जा सके, अर्थात सुधार के अवसर ढूंढने का प्रयास किया गया है।
और देखिए इसको किस रूप में न्यायपालिका के लोग लेते हैं ये देखने की ज़रूरत है। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में बातें की गई हैं इनके द्वारा। और न्यायिक सक्रियता क्या होता है आप लोग को पहले भी मैंने बताया था। वर्तमान में न्यायिक व्यवस्थाओं को और उन्नत और जवाबदेह बनाने के लिए जो त्वरित कार्रवाई की जाए उसे ही न्यायिक सक्रियता बोला जाता है। अर्थात वर्तमान में जो नियम विधि विधान है क्या वो भविष्य में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, तो उसके संदर्भ में जो आज कार्य किया जाएगा वही न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। और इसके बारे में बहुत सी बातें आपको किया गया है, तो आपको अंडरलाइन पेपर ऐप पर अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, क्योंकि देखिए जो की नोट्स में स्क्रीनशॉट होता है ना, स्क्रीनशॉट किया जाता है तो कुछ एरर हो जाता है, स्क्रीनशॉट सही से नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से कुछ दिक्कतें होने लगती है। इसलिए आप लोगों को ऐप पर ही PDF मिल जाएगा दैनिक जागरण का, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए एक न्यूज़ यहाँ भी है, प्रथम दृष्टया आतंकवादी जैसा था उमर खालिद का कृत्य। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है जो नागरिक संशोधन विधेयक जो आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक CAA जिसे फुल फॉर्म में कहा गया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के संदर्भ में चर्चा थी। वहाँ के मुस्लिमों को छोड़कर जो हमारे देश में जो हिंदू हैं, सिख, जैन धर्म, उन्हें उनके अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, देखिए इसके पक्ष विपक्ष दोनों है, इस पर पहले भी मैंने चर्चा कर चुका। तो उस क्रम में दिल्ली में बहुत दंगे हुए थे, विरोध हुए थे। पहले विरोध ने दंगे के रूप में शक्ल ले लिया और उसे वहाँ के लोगों के द्वारा, कुछ समर्थित समूहों के द्वारा एक संगठित अंजाम से यह किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में देखिए जो न्यायालय ने क्या बात किया, इसे समझिए कि दिल्ली दंगे में साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA जिसे बोला जाता है, ये क्या है पहले भी मैंने चर्चा कर चुका। यह आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों, गैर कानूनी अपराधों को रोकने से संबंधित या इस प्रकार के देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित प्रश्नों को अगर होता है तो इसी मामले में किसी व्यक्ति को संदिग्ध रूप से पकड़ा जाता है, उस पर आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें की जाती है, न्यायालय में उन्हें और साबित किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो जमानत याचिका निरस्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया खालिद के कृत्य आतंकवादी जैसा था और UAPA है के तहत मुकदमा चलाने योग्य है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गए थे और गवाहों के बयान खालिद के सक्रिय भागीदारी के संकेत देखते हैं। और देश में देखिए अदालत ने जोर दे के कहा है कि देश में एकता और अखंडता के लिए खतरा और लोगों के लिए आतंक पैदा करने, सामाजिक ताने बाने बिगाड़ने वाले कृत्य आतंकवादी कृत्य कहलाएंगे। तो यह न्यायालय ने एक टिप्पणी भी किया है इसके संदर्भ में कि जिस प्रकार के जो गतिविधि होंगे आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में शामिल होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि इसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए कि आतंकवादी कृत्य क्या है। केवल बम फोड़ देना, विदेशी समूहों के द्वारा देश में आकर अराजकता फैला देना ही आतंकवादी कृत्य नहीं होगा। इस प्रकार के कृत्य भी होंगे जिसमें लोग डर जाएं, लोग भयभीत हुए वातावरण में जीने को मजबूर हो जाएं, या इस प्रकार के माहौल को क्रिएट कर दिया जाए कि लोग एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाएं, तो जान के दुश्मन हो जाए। तो ये जो कृत्य होंगे आतंकवादी कृत्य के श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से भी चीज़ें आप लोग समझिएगा। और देखिए उस समय ये जो खालिद थे, एक सेकंड, जो चीज़ें थी मैं कहाँ चला गया, देखिए हाँ, अदालत ने कहा कि खालिद शर्जील इमाम सहित अन्य सह आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था, जो यकीनन साजिश के मुखिया के तौर पर काम कर रहा था। तो यह जो कृत्य है कहीं ना कहीं आतंकवादी कृत्य के संदर्भ में है, इसलिए मामला बनता है UPA के संदर्भ में। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इस पर जो निर्णय आएगा ना, तब मैं इस पर विशेष चर्चा करूँगा, टिप्पणी करूँगा, क्योंकि अभी न्यायालय में चीज़ें चल रही हैं तो टिक्का टिप्पणी सही नहीं है, इसलिए वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
और लोगों तक पहुंच स्थापित कीजिए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप पर बहुत सा चीज़ आप लोगों को अब अवेलेबल हो गया है। अब धीरे धीरे और भी अपडेट हो रहे हैं और लोग हमसे बहुत जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़िए, जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि जो चीज़ें दी जा रही है वो आप लोग चीज़ें कवर कर सके। देखिए, विधायिका को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता है कोर्ट, केंद्र सरकार दे सकता है कोर्ट, केंद्र सरकार के द्वारा यह माना गया है। तो देखिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून यानी समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और केंद्र सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता एक मुख्य गंभीर मुद्दा है और उसे आगे बढ़ाने के लिए पहले गहराई से अध्ययन विचार विमर्श की जरूरत है, लेकिन इस बारे में कानून बनाने लेकर कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है। हाँ, आग्रह कर सकता है, यह ज़रूरी है, किसी मुद्दे पर आग्रह कर सकता है कोर्ट, पर यह डायरेक्ट नहीं होगा कि हाँ इतना टाइम सर्टेन में आप इस कानून को ला दीजिए। तो यह मामला बनता है, इसे न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो गतिरोध है उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। तो देखिए, इस पर मैं एक आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार के मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती विधायिका के कार्यों में, विधायिका किन मामलों में न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ज़रूर हम वीडियो के तहत समझने की कोशिश करेंगे उस दिन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नया युग सिर्फ चीन का नहीं है। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उनके द्वारा बोला गया है। कहाँ बोला गया है याद रखिएगा, चाइना फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन द न्यू ईरा में यह एक संवाद चल रहा है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में बातें की गई है। स्थितियां समान नहीं हो रही हैं और बेहद ही अर्थपूर्ण रूप में कहा गया है कि नया युग सिर्फ चीन का नहीं है, भारत भी उसमें स्थान रखता है। तो इसके संदर्भ में जो चीज़ें हैं और सेमिनार का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्परेरी चाइनीज़ स्टडीज़ के रूप में किया जा रहा था। देखिए, एक मंच है वहाँ पर। अब बहुत सी चीज़ें स्पष्ट की, इस पर पहले भी बात हमने किया है और ये जो टॉपिक होगा यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में कवर करेगा पड़ोस की नीति या संबंध के संदर्भ में। तो देखिए, इन सब बयानों को आप लोग याद रखिएगा ताकि केस स्टडी के तौर पर यूज करें। अर्थात भारत चीन के बदलते स्वरूप की चर्चा कहीं पूछे प्रश्न तो उसमें इस केस स्टडी के तौर पर इनके बयान को शामिल किया जा सकता है या इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सकता है। तो आप लोग उसे यूज़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे बहुत पेपर में होगा, आर्टिकल में डायरेक्ट आएंगे। देखिए, एक पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट संगरूर में शुरू किया गया, पंजाब के संगरूर में। तो आप लोग इसे पीटी फैक्ट के रूप में कवर कीजिएगा। पीटी से यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। बस आप एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू किया, तो पंजाब में संगरूर में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, पूरी हुई लंबी प्रतीक्षा। देखिए, यहाँ पर जो हिंदी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ बातें की गई है। हिंदी विषय वस्तु में शामिल होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन में शामिल होना चाहिए, मातृत्व शिक्षा में, मातृभाषा की शिक्षा में जो हिंदी का प्रयोग है, तमिल विवाद क्या है उससे संबंधित जो चर्चाएं हैं इसके संदर्भ में ये लेख कवर करता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में जो मेडिकल में हिंदी में शिक्षा दी जाएगी जो कॉन्सेप्ट आया है उसके संदर्भ में बातें की गई है लेखक के द्वारा। तो डॉक्टरी की हिंदी माध्यम से पढ़ाई की पहल का श्रेय मध्य प्रदेश सरकार को जाता है। 13 मेडिकल कॉलेजों ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की है। इस कड़ी में अभी केवल बायोमेट्रिक्स, मेट्रोलॉजी या मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल एटॉमी की किताबें आई है। जल्द ही अन्य विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसके लिए तैयारी करने का मेहनत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 100 डॉक्टरों के ऐसी टीम को लिखने के लिए लगाया गया जो हिंदी माध्यम से पढ़े और अंग्रेजी भी अच्छी जानते हों। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर योजना का प्रतिफल या योजना की सफलता उसके बेस पर डिपेंड करता है कि उसका बेस किन लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, बेस किस रूप से बनाया गया, बेस का उद्देश्य कितने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया। मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं, 10 मंजिला मकान का लक्ष्य रखे हुए हैं, उसका बेस अगर बना दिए हैं 4 मंजिला का तो कभी 10 मंजिला मकान उस पर खड़ा नहीं हो सकता। अगर अभी बेस बनाए हैं 10 मंजिला मकान का और फिलहाल अभी 5 मंजिला का ही मकान बनाते तो भी मकान आपका टिका रहेगा और आप आने वाले फ्यूचर में उस पर 10 मंजिला मकान क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है
कि उसमें किस टीम को लगाया गया, उसके उद्देश्य क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब देखिए वैसे भी देखिए भाषाई संदर्भ में कुछ टिप्पणियाँ की गई थी, तो वैसे इनके द्वारा कहा गया कि वैसे भी वैश्विक होती दुनिया में भाषाई शुद्धता, अर्थात जैसे हिंदी लिखना है तो पूरे हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश है तो पूरा इंग्लिश में ही लिखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भाषाई समझ को विकसित कीजिए, सहजता की जरूरी रखिए। जैसा कि मैं भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ऐड करके लिखता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे हिंदी पूरी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है। आप पॉपुलेट जो शब्द होता, पॉपुलर शब्द होता, उसको जो इंग्लिश में लोग समझते, हो सकता है इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो ज्ञान की समझ और सहजता जरूरी है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के बारे में बातें की गई थी। और यह ऐसा नहीं कि यह मध्य प्रदेश सरकार एकाएक चीज़ों को लेकर आ गई। इसके लिए देखिए संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश किया था संसद में और बोला था हिंदी प्रदेश के संस्थानों, मेडिकल कॉलेज के अलावा अन्य विषयों में शिक्षा भी हिंदी में दी जानी चाहिए। देश के दूसरे प्रदेश में भी अपनी भाषाओं में ऐसी शुरुआत करें। समिति की सिफारिश थी, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है संसद की, उसकी। उसी में तमिलनाडु में एक विवाद उत्पन्न हो गया। तमिलनाडु जो लोग यह बोले कि यह हमारे मातृभाषा तमिल भाषा या जो भी है उसके विरोध में है, पर ऐसा नहीं है कि यह बातें केवल हिंदी के संदर्भ में समिति बोली थी हिंदी भाषी वाले अपने हिंदी क्षेत्रों में हिंदी विषय का अध्ययन अध्यापन में शामिल करें, पर अन्य दूसरे प्रदेश में अन्य भाषाएं जो वहाँ का लोकल भाषा उसे भी प्रमोट कर सकती है। उसी दरमियान तमिलनाडु में जो लोग तमिल माध्यम से शिक्षा की वकालत करते हैं, जिन करुणानिधि के राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में तमिल माध्यम को अनिवार्य कर दिया गया है, उनके उत्तराधिकारी अर्थात उनके जो करुणानिधि के उत्तराधिकारी लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं, उनको ऐसी अनुशंसा का विरोध कर रहे हैं जो यही बात केरल और दूसरे राज्यों पर भी लागू होती है। अर्थात अपने राज्य में तो तमिल चाहिए, लोकल राज्य की भाषा चाहिए, पर अन्य राज्यों में नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही दुराभास का उत्पन्न करता है और चीज़ें इस रूप से समझने की तो बहुत सी चीज़ें यहाँ दी गई है, बातें की गई है, तो आप आर्टिकल के माध्यम से समझ जाइए किस प्रकार से अंतर्विरोध है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस रूप से इस प्रासंगिकता को तय करती है, तो ये भी आप जानिएगा। और देखिए दौलत सिंह कोठारी जो 1976 में रिपोर्ट दी थी, उसमें भी बोला था क्या सारी प्रतिभा अंग्रेजी में ही होती है। उन्हें सभी प्रशासनिक सेवाओं को वर्ष 1979 से अपनी भाषाओं में करने की सिफारिश की, हालांकि यह सपना अभी भी आधा अधूरा है। और जो यूपीएससी में जो समस्या है ना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकों, एनडीए में परीक्षा अभी भी अंग्रेजी की ज़रूरत से ज़्यादा हावी। ऐसी स्थितियों के लिए आज़ादी के तुरंत बाद सत्ता में आए लोग ही जिम्मेवार है, क्योंकि उन लोगों पर अंग्रेजी का केवल हावी था और उन्होंने न केवल भाषा के मसले को बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही पटरी पर उतार दिया, अंग्रेजी भाषा को। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। इसके निराकरण को अभी भी बहुत से चीज़ें देखने को मिलती है नियुक्तियों में। जिन क्षेत्रों अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी क्षेत्रों से आए लोग हैं उनको वरीयता दी जाती है। क्वेश्चनों के क्रिएशन में भी अंग्रेजी वरीयता वहाँ देखने को मिल जाता है। अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी के लिए अलग ट्रांसलेटर जो होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। हिंदी को ही गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर क्वेश्चन दे दिया जाता है संघ लोक सेवा या राज्य के लोक सेवा आयोग में, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये भाषाई समस्याएं आपको बहुत देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड ये चीज़ को कवर कर लेना है ताकि चीज़ें पूछे तो कवर हो जाना चाहिए। देखिए पराली की समस्या व्यवहारिक हल है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया था। सरकार इस पर दबाव नहीं बनाती है। सरकार को इसके संदर्भ में एक युक्त प्रावधान लाना चाहिए जिसका इसका सल्यूशन ज़मीनी स्तर पर देखने को मिले। ऐसा नहीं कि केवल मुआवजे देकर ही पराली की समस्या समाप्त की जा सकती है, दंड देकर ही समस्याएं समाधान की जाए, ऐसा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इसी के संदर्भ में यह लेख आप लोगों को, और हालांकि मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो इस लेख को आप लोग देख लीजिएगा ताकि न्यूज़ कवर हो जाए। देखिए सौर ऊर्जा $1 लाख करोड़ का इंतजाम करना चुनौती है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में भारतीय नीति को प्रभावित करने वाले समझौते
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण मुद्दे से संबंधित जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में, उसमें यह न्यूज़ एनालिसिस आज का होगा, उसमें न्यूज़ कवर करता है। तो देखिए यहाँ पर बात है कि लक्ष्य रखा गया था ISA जो है इंटरनेशनल सौर एजेंसी है, उसके द्वारा अलायंस के द्वारा 5वीं वार्षिक बैठक की गई है। भारत में ही गुरुग्राम में हो रही है, वहाँ पर की गई क्योंकि मुख्यालय वहाँ ही है। तो इसमें वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए $1 लाख करोड़ का इंतजाम करने के लिए लक्ष्य तय किया गया है। और यह रोड मैप आगामी मिस्र में होने वाले COP27 में सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। तो अगला जो COP27 जो है मिस्र में होने वाला है, तो वहाँ पर इसकी चीज़ों को सिफारिश के तौर पर लागू किया जाएगा। और 5वीं जो आम बैठक हुई उसमें 110 देशों ने भाग लिया है। अब भारत के जो बिजली मंत्री हैं RK सिंह इस संगठन के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है, और फ्रांस के जो को प्रेसिडेंट दोबारा चयनित किया गया है। ध्यान रखिएगा ISA का अर्थात इंटरनेशनल सौर अलायंस का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, RK सिंह, और फ्रांस के को प्रेसिडेंट शामिल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर चीज़ें, ISA जो सोलर एजेंसी सोलर पैनल होता है उसके उपकरण के उत्पादन में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा चीन की है। 76 से 96% हिस्सेदारी निर्माण में सौर ऊर्जा के उपकरणों से जुड़े उपकरणों के निर्माण में चीन का हिस्सेदारी है। भारत ने सौर ऊर्जा में लगाने के उपकरण के निर्माण को बढ़ावा देने नीति जो इंसेटिव लिया गया था, आपको हाल ही में इंसेटिव बहुत से इंसेटिव लिए गए PLI योजना के तहत, तो लेकिन उसके असर 3 वर्ष के बाद ही लगेंगे, उसके असर देखने को मिले कुछ समय बाद। तो इस संख्या में भारत कमी कर सकता है, जो भारत सरकार जो इनिशिएटिव जो लिया गया है। तो इस और भारत सरकार का लक्ष्य भी है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने आएगी, तो आप इन न्यूज़ को इस रूप से भी देखेंगे, कवर करेंगे। चलिए आज के न्यूज़ में इतना ही। एक न्यूज़ होगा BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, PT फैक्ट। और ये देखिए कल आपको न्यूज़ कवर किया गया है, श्रीलंका के सोहान करुणातिलक ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। तो आपको शाम को जो डेली करंट अफेयर्स सीरीज जो चलाया जा रहा है उस सब में भी ये सब न्यूज़ कवर हो जाता है। तो आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसे परचेज कर दीजिए, मात्र 199 उस पैक का दाम रखा गया है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि और भी मेरा करंट अफेयर्स मजबूत हो और भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में PT और इन चीज़ों को कवर किया जाए, तो इस पैकेज को आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने परचेज़ कर लिया है, तो आप लोग भी उसमें पीछे मत रहिए। उसका आपको PDF ग्रुप में शेयर भी किया गया, तो आप उसके PDF की क्वालिटी को समझिएगा, क्या वो डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा टॉपिक वैसे आपको मिलेंगे जो वहाँ से प्रश्न उभर कर आए हैं। देखिए एक मामला और आया है जिसमें ईरान के जो मुद्दे को समर्थन करने के लिए प्रतिस्पर्धा में महिला प्रतिभारोही ने बिना हिजाब के लिया भाग, कोरिया से वापस लौटी ईरान। तो यह देखिए ईरान का जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत हो रहा है और मानवाधिकारी आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। मैंने कल एक डिबेट सुना था YouTube पर, किसी का लाइव स्ट्रीम चल रहा था, तो उसमें महिलाओं की अधिकारों के रक्षा के संदर्भ में अरब कंट्रियों ने क्या कदम उठाया है उस पर उसने चर्चा हो रहा था। और अरब कंट्री में महिलाओं की स्थिति क्या है और पश्चिमी देश अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय कंट्रियों में महिलाओं की स्थिति क्या है उसके संदर्भ में चर्चा हो रही थी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें वहाँ से समझी, सोची। तो मैं वहाँ से एक चीज़ बताना, वहाँ चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। देखिए मानव अधिकार सबसे सूक्ष्म अधिकार है, इसको जितना जल्दी हो सके लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था है, कोई भी सरकारी एजेंसियां हैं तब तक ही उस अधिकारों को रोक सकती है जब तक उस वर्ग के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि मेरे मौलिक अधिकार क्या है, मेरे मानवाधिकार क्या है और व्यक्ति विशेष के रूप में मैं समाज में क्या स्थान रखती हूँ। जब तक उसे यह इल्म नहीं है तब तक तो चीज़ें सही रहेगी। सरकार या वहाँ के लोग जिस प्रकार से काम गतिविधि कर सकती है या करती रहेगी, पर जिस दिन यह उन्हें ज्ञान हो जाएगा ना, एक आंतरिक विरोध उत्पन्न हो जाएगा। लोग स्वयं में आंतरिक बदलाव चाहेंगे। इसी का परिणाम यह है कि इस प्रकार की घटनाओं को देखने को बार बार मिल रहा है। ईरान में
विरोध हो रहे हैं, लोग इस प्रकार से खुले खुले हिजाब के तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। जो मैं पहले भी बोल चुका, जो इस्लाम की मूल प्रवृत्ति नहीं है ना, मूल आचरण नहीं है, उसमें अगर संशोधन की बात हो रही तो सवालिया लाजमी बनता है, क्योंकि इस्लाम में यह बात बोले जो कुरान में बातें की गई हैं वही लागू होगी। अगर कुरान में ये बातें नहीं लिखी गई इस्लाम के मस्जिद से, तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो बाद में प्रचलन की चीज़ें आई हैं ना, उसमें संशोधन जरूरी हो सकता है। तो यह उस स्तर के मामले को लेकर आता है। तो चीज़ें आप लोग इसी संदर्भ में समझिएगा। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले धर्म से पहले एक मानव है, मानव के रूप में समाज के प्रति आपकी जवाबदेही है, व्यक्ति के प्रति जवाबदेही है, और समाज को कैसे सशक्त करना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के दुराभास, इस प्रकार के विरोध से समाज कहीं न कहीं प्रभावित होता है, पूरा विश्व प्रभावित होगा। तो इन सब चीज़ों को उसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, हम लोग कल फिर मिलेंगे। एक BCCI और जो न्यूज़ था, देखिए यहाँ पर बिन्नी अली गांगुली जो वर्तमान BCCI अध्यक्ष थे, PT फैक्ट के रूप में ये सब पूछा जा सकता है, इसको कवर कर लेना है। चलिए, फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर जो मैंने जो बातें बोला हूँ कि PDF दैनिक जागरण का जो अंडरलाइन PDF है वो वहाँ मिल जाएगा, की नोट्स आपको वहाँ मिल रहा है, और जो मंथ का सीरीज है उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग उसे देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।